डियर स्टूडेंट्स, आज पीजी सेमेस्टर 3 के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 10 से ये पढ़ेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रिंसिपल्स एक तरह से हम ये कहें कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बुल है वो एक तरह से प्रिंसिपल्स है और उसी के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायः प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना होती है जिसको कि हम प्रियम्बुल कहते हैं। उसमें उस देश के संविधान की झांकी मिलती है। वस्तुतः किसी देश के संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की कुंजी होती है। अन्य देशों के संविधानों की तरह हमारे संविधान की भी एक प्रस्तावना है जिसके संबंध में एम.आर. पालंडे ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों एवं लक्ष्यों की शानदार घोषणा है जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वह उस राजनीतिक ढांचे के द्वारा प्राप्त करना चाहता है जिसे उसने जानबूझकर रचा है। हमारे संविधान के प्रस्तावना के महत्व के बारे में कुछ हम जिक्र करना चाहेंगे। यूँ तो हम पूरे संविधान का यदि अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि संविधान की प्रस्तावना पर गांधी जी की विचारधारा का व्यापक असर पड़ा है। जब 1931 में महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए लंदन यात्रा कर रहे थे तो जहाज़ पर ही एक समाचार पत्र के संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने भारत के भावी संविधान से संबद्ध अपना विचार इन शब्दों में व्यक्त किया था। मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा जो भारत को सब तरह के दासत्व और आश्रय से मुक्त कर दे। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयत्न करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली आवाज़ है, जिसमें सब जातियां पूरे मेल जोल से रहेंगी। ऐसे भारत में न तो छुआछूत की गुंजाइश होगी और न नशीले द्रव्यों का सेवन। महिलाओं के वे अधिकार होंगे जो पुरुषों के हैं। हमें संसार के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण रहना है, न किसी का शोषण करना है और न शोषित होना है। इसलिए हमारी सेना बहुत छोटी होगी, देशी हो या विदेशी, प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाएगी। किसी के साथ भेदभाव या घृणा का बीज नहीं बोया जाएगा। यह है मेरे सब स्वप्नों का भारत। एम.भी. पायली ने ठीक ही कहा है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिर्फ प्रस्तावना में ही नहीं बल्कि संपूर्ण संविधान में स्वतंत्र भारत के संबंध में गांधी जी की विचारधारा गूंजती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं उसके मुख्य सिद्धांत मूलतः ये हैं। नंबर 1, जनता की संप्रभुता। प्रस्तावना द्वारा राज्य की संप्रभुता स्थापित की गई है। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। स्पष्ट है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता और भारत की जनता ही समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है, अर्थात भारतीय जनता में ही वास्तविक सार्वभौमिकता वास करती है। आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी वहाँ के संविधानों को जनता के नाम ही अंगीकार किया गया है, अर्थात स्वीकार किया गया है। वहाँ जनता को ही संविधान का निर्माता माना गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मैं कहता हूँ कि यह प्रस्तावना उसकी व्यवस्था करती है जो इस सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छा है, और वह यह है कि संविधान की जड़, शक्ति और संप्रभुता जनता में रहनी चाहिए। फिर भी आलोचकों ने इस बात को गलत माना है कि भारतीय जनता ही संविधान का मूल स्रोत है। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य तथा जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे, वरन प्रांतीय विधान मंडल द्वारा ही निर्वाचित हुए थे, जिसके लिए केवल 13% जनता का मताधिकार प्राप्त था और उसके द्वारा निर्मित संविधान को समस्त जनता के समक्ष स्वीकारार्थ नहीं रखा गया। संविधान के समर्थकों का कहना है कि संविधान के निर्माताओं ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही संविधान का निर्माण किया और संपूर्ण राज्य शक्ति का मूल स्रोत भारतीय जनता को ही स्वीकार किया। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया तथा भारतीय संसद को, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, शक्तिशाली बनाया। दूसरी बात यह है कि संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने भाग लिया वे 1952 ईस्वी के आम चुनाव में जनता द्वारा अधिकाधिक संख्या में राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र की लोकसभा की सदस्यता के लिए चुने गए। इससे स्पष्ट है कि यदि विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आम चुनाव होता तो ये ही प्रतिनिधि अधिक से अधिक संख्या में जनता द्वारा चुने जाते। दूसरे नंबर में
हम संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, बंधुता आदि स्थापित करना है। यद्यपि प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति होने से लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना संभव स्वयं हो जाएगी। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। तीसरे, भारत संघ की संप्रभुता और उसके लोकतांत्रिक स्वरूप की चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत की जनता ने इस संविधान द्वारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। इन तीनों पदों का भिन्न भिन्न परंतु विशिष्ट महत्व है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र एवं सार्वभौम है। लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र के अर्थ में किया गया है। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत प्रजातंत्र से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो जनता की हो और जनता द्वारा निर्वाचित हुई हो तथा जनता की भलाई के लिए संचालित हो। इस प्रकार लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि भारत के शासन प्रबंध में भारतीय जनता का हिस्सा रहेगा और उसकी इच्छा द्वारा ही सरकार का संचालन होगा। गणराज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को योग्यता रहने पर सभी छोटे बड़े पदों तक पहुंचने का अधिकार है। इसके विपरीत इंग्लैंड में लोकतंत्र है परंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ शासन का प्रधान राजा होता है और उस पद पर उसका वंशानुगत अधिकार है, जबकि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है। चौथे में हम समाजवादी राज्य के रूप में भारतीय संविधान का वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब नई सरकार बनी तो उसने देश में समाजवादी ढांचे का समाज की स्थापना की घोषणा की। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। 5वें, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करता है। प्रस्तावना द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह कहा गया है कि संविधान सभी नागरिकों को धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है और धार्मिक बातों में राज्य पूर्णतः तटस्थ है। 42वें संशोधन अधिनियम में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। प्रस्तावना को
बहुत ही सीमित वैधानिक मान्यता प्राप्त है। जब किसी धारा का अर्थ स्पष्ट नहीं रहता तो न्यायाधीश प्रस्तावना की शरण लेते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन संविधान में किया गया है। धन्यवाद।